इलेक्शंस में वोट चोरी और सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली स्टे डॉग्स को हटाने के ऑर्डर के अलावा अगर आपको याद हो तो आज से कुछ समय पहले एक और मुद्दा हमारे देश में बहुत चर्चा में था, हमारा एजुकेशन सिस्टम। और इसकी वजह कोई बड़ा रिफॉर्म या इनोवेशन नहीं, बल्कि इसकी वजह थी एसएससी एग्जाम में हुआ स्कैम। एग्जाम से पहले पेपर एग्जाम से आधा घंटे पहले पेपर आ चुका है कि आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है। ऑन द स्पॉट सेंटर चेंज किया है इन लोगों ने। 3 लाख करोड़ का घोटाला है। इसी पे 3 दिन से ऐसा ही चल रहा है। यूं तो स्कैम एजुकेशन सिस्टम में एक एक्सेप्शन होता है, लेकिन हमारे सिस्टम में स्कैम एक एक्सेप्शन नहीं बल्कि सिस्टम का एक हिस्सा बन चुका है। कभी नीट के एग्जाम में स्कैम तो कभी एक्साइज डिपार्टमेंट और कांस्टेबल रिक्रूटमेंट के एग्जाम में। हर साल किसी न किसी एग्जाम को लेकर स्टूडेंट्स और टीचर्स निकल पड़ते हैं अपनी आवाज उठाने। सरकार बदलनी पड़े सरकार बदल देंगे, लेकिन न्याय नहीं सहेंगे। और इनके प्रोटेस्ट करने पर इन्हें इनका हक और जस्टिस देने के बजाय हमारे सिस्टम में उल्टा इन्हें अरेस्ट किया जाता है, जैसे कोई बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस करके ये लोग शरेआम घूम रहे हो। गलत मारा जा रहा है सर, गलत मारा जा रहा है सर। जो टीचर्स अपनी बात रखने आए थे उनको उठा कर ले जाए। चारों तरफ है और सभी टीचर्स को यहाँ गिरफ्तार करके अंदर बस में भर के ले जा रहे हैं जो। लेकिन इस सब को देखकर ये भी नहीं कहा जा सकता कि पेपर का लीक होना या पेपर की कंडक्टिंग में किसी टेक्निकल प्रॉब्लम का आना ही प्रॉब्लम्स हैं हमारे सिस्टम में। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, आउटडेटेड करिकुलम, एकेडमिक स्टडीज़ और स्किल्स डेवलपमेंट में इम्बैलेंस, अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी, ये सब प्रॉब्लम्स भी हमारे ही सिस्टम में हैं जिसके बारे में कभी कोई बात करता नहीं। इस देश से हर साल 15 लाख इंजीनियर्स ग्रेजुएट होने के बावजूद ऐसा क्यों है कि जब बात इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज़ की हो तो यूएस सबसे आगे, जब बात एविएशन सेक्टर की हो तो फ्रांस सबसे आगे, जब बात टेक्नोलॉजी की हो तो जापान टॉप पर। ये वो सिस्टम बन चुका है जो 18 से 20 साल की पढ़ाई करने पर ग्रेजुएट होने के बाद आपको मजबूर कर देता है वापस से कई साल पढ़ने, क्योंकि आपने जो स्कूल कॉलेजेस में पढ़ा वो किसी जॉब के लिए सफिशिएंट नहीं होता। ये वो सिस्टम है जो अपने देश का इतिहास पढ़ने पहले आपको किसी दूसरे देश की लैंग्वेज सिखाता है। ये है इंडियन एजुकेशन सिस्टम। अंग्रेज़ों के समय से चलती आ रही एजुकेशन पॉलिसीज़ हमें डॉक्टर, साइंटिस्ट से ज़्यादा रेस के घोड़े और रोड लर्नर्स बनाने में एक्सपर्ट्स हैं, क्योंकि इनका मेन मोटिव इंडिया को ग्रेट बनाने के बजाय इंडियंस को उनका स्लेव बनाना था। थॉमस बेबिंगटन, वो व्यक्ति जिसने इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन को लाया, उसका मानना था कि अ सिंगल शेल्फ ऑफ अ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वॉज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया। यानी यूरोपियन लाइब्रेरी की एक शेल्फ की किताबें पूरे इंडियन लिटरेचर से ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। ज़रा सोचिए, ऐसे लोगों की चलाई एजुकेशन पॉलिसीज़ को हम आज भी मानते हैं। थॉमस बेबिंगटन इंग्लिश को भारत में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाकर ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन को वेस्टर्न एजुकेशन से रिप्लेस करना चाहता था, क्योंकि हमें पढ़ाने से ज़्यादा वो हमें अपनी ब्रिटिश इंपीरियल पावर के गुलाम बनाना चाहते थे। अब यहाँ सवाल आता है कि आज़ादी के 80 साल बाद क्या आज हम उस मेंटालिटी और आइडियोलॉजी से आज़ाद हो चुके हैं? क्या आज हमारे स्कूल कॉलेजेस में रट्टा मारने से ज़्यादा क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग पर फोकस किया जाता है? बिल्कुल भी नहीं। हमारा फोकस होता है गिने चुने टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस को याद करवा कर एग्ज़ाम लेना, फिर चाहे बच्चे को कुछ समझ आया हो या नहीं, बस नंबर अच्छे आ जाएं। और शायद इसी वजह से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की मेंटालिटी इनोवेटिव थिंकर्स के बजाय ब्लाइंड फॉलोअर्स की मेंटालिटी बनते जा रही है। और इसके कारण हमारे देश में अलग सा ट्रेंड शुरू हो चुका है गवर्नमेंट जॉब्स की प्रेपरेशन का, और इसका ऑब्सेशन लेवल इस हद तक पहुंच चुका है कि आपकी क्रेडिबिलिटी इस बात से जज की जाती है कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो ठीक, वरना आप बेरोजगार। और इतने लोगों की एस्पिरेशन गवर्नमेंट जॉब देखकर कहीं आप ये ना समझ लेना कि इनका कोई पैशन है गवर्नमेंट जॉब या ये कोई बड़ी क्रांति लाना चाहते हैं। इसका सिर्फ एक ही कारण है, जॉब की सिक्योरिटी हो और फ्यूचर भी सिक्योर रहे। और इस सब के बाद जब ये लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं तो पता चलता है कि इस बार भी एग्ज़ाम में स्कैम हुआ है। और हाल ही में हुए एसएससी एग्ज़ाम ने हमें सब कुछ साफ साफ समझा दिया। हमारा सिस्टम एक एग्ज़ाम भी ढंग से कंडक्ट नहीं करवा सकता। एसएससी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें हर साल लाखों स्टूडेंट्स अपेयर होते हैं, जब एग्ज़ाम हुआ तो पता चला कि कंप्यूटर्स ही खराब हैं। एग्जाम में कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए सबका समय रुक गया है, एग्जाम नहीं चल रहा था, पूरा सिस्टम लॉक हो गया था। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम और सेंटर्स भी अलॉट हुए
तो कई हजार किलोमीटर दूर। ये जो दिख रहा है आपको, ये जंगल लग रहा होगा, पर जंगल नहीं है, सच्चाई तो ये है, ये एसएससी का एग्जाम सेंटर है। ये देखिए, प्रयागराज से हम 300 किलोमीटर दूर एसएससी का पेपर देने आए थे। खेत के बीचों बीच सेंटर, किसी का मकान था, उसको ये लोग सेंटर बना दिए हैं बिल्कुल वहाँ से स्टेशन से 7-8 किलोमीटर की दूरी ये सेंटर था, जहाँ से कोई ऑटो कोई साधन नहीं मिल। और जब इन स्टूडेंट्स की आवाज उठाने इनके टीचर सड़कों पर उतरे तो उन्हें भी अरेस्ट कर दिया। जो टीचर्स अपनी बात रखने आए थे उनको उठा करके ले जाए। पुलिस चारों तरफ है और सभी टीचर्स को यहाँ गिरफ्तार करके अंदर बस में भर के ले जा रहे हैं। जो हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी के लिए एजुकेशन ना एक्सेसिबल है और ना अफोर्डेबल। महंगाई, बेरोजगारी और कम आय होने के कारण इतने पैसे बचते ही नहीं कि लोग अपने बच्चों की एडमिशन बेहतर स्कूल कॉलेजेस में करवाकर उन्हें बेहतर शिक्षा दे पाएं। अब मेरी इस बात को लेकर कई सारे बहाने दिए जा सकते हैं। हमारे पास तो इतने सारे सरकारी स्कूल्स हैं, पढ़ने वाले कहीं भी पढ़ लेते हैं। मिड डे मील और मुफ्त की किताबें बांटने के बहाने भी दिए जा सकते हैं, लेकिन हकीकत आपके और मेरे सबके सामने है। पिछले 10 साल में 80,000 से ज़्यादा सरकारी स्कूल्स बंद हो चुके हैं और जो बचे भी हैं उनकी हालत आप सबके सामने है। आज से 1 महीने पहले राजस्थान में एक सरकारी स्कूल की छत गिरने से 7 बच्चों की मौत हो गई। सरकारी स्कूल्स की छत का गिर जाना, पंखे का गिर जाना अब ये बहुत कॉमन सी चीज़ बन चुकी है। और जब बात आती है पढ़ाई की तो सरकारी स्कूल्स के टीचर लापरवाही में टॉप पर, ना तो स्कूल टाइम पर जाएंगे और ना बच्चों को अच्छे से पढ़ाते हैं। और अल्टीमेटली इसका रिजल्ट ये मिलता है कि जब वो बच्चे हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाते हैं तो ना वो प्राइवेट स्कूल के बच्चों से और ना बड़ी सिटीज़ के बच्चों से कम्पीट कर पाते हैं। इसीलिए उन टीचर्स को ये समझना चाहिए कि आप ऐसा करने से सिर्फ उन बच्चों का फ्यूचर नहीं बल्कि पूरे देश की फाउंडेशन को ख़राब कर रहे हैं। अब बात आती है अकाउंटेबिलिटी की कि इस सब का जिम्मेवार कौन और इसे ठीक कौन करेगा। जाहिर है कि चुनी हुई सरकारें, फिर चाहे वो बीजेपी की हो या कांग्रेस की, टीएमसी की हो या डीएमके की। लेकिन जब पूछा जाता है कि आपके कार्यकाल में ये सब परेशानियां आ रही हैं तो जिम्मेदार ठहराया जाता है पुरानी सरकार को, या तो बात लाई जाती है सिलेबस पर कि हम अपने सिलेबस में मुगलों को क्यों पढ़ाते हैं, हमारे सिलेबस में मुगलों को इतना ग्लोरीफाई क्यों किया जाता है। अब जब 1962 में पहली बार एनसीईआरटी बुक्स लिखी गई थी, क्या उन प्रोफेसर्स को ये नहीं मालूम था कि मुगलों को ग्लोरीफाई किया जा रहा है? या तो आज के नेता उन प्रोफेसर से ज़्यादा पढ़े हैं या तो वो प्रोफेसर अनपढ़ थे। कुछ बातों का जानबूझकर मुद्दा बनाया जाता है जनता को बांटकर वोट पाने के लिए, लेकिन इससे अंत में नुकसान आम जनता का ही होता है। अब सोचिए कि अगर इस बात को इस तरीके से दर्शाया जाए कि जिन लोगों का योगदान हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए ज़्यादा है उन्हें सिलेबस में ज़्यादा पढ़ाया जाना चाहिए तो बच्चे सीखेंगे भी और कोई लड़ाई भी नहीं होगी। लेकिन अगर नेता ऐसा कहेंगे तो उनकी राजनीति खतरे में आ जाएगी। और नेता तो चाहते हैं कि देश का युवा पढ़े ना, क्योंकि अगर देश का युवा पढ़ लिख गया तो उन्हें वोट कौन देगा। एजुकेशन को पॉलिटिक्स का मुद्दा बनाकर वोट बैंक बढ़ाना एक नया ट्रेंड बन चुका है। सिलेबस में चेंजेस, पुराने चैप्टर्स को हटाना, नए चैप्टर्स को डालना, सब पॉलिटिकल एजेंडा की तरफ इशारा करता है। और हम सबको मिलकर इसके खिलाफ एक सुर में आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि हमें ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाना है जो हमें ये ना समझाए कि हमारे लिए सही क्या और गलत क्या, बल्कि माइंड को इतना डेवलप कर दे कि हम सब ये खुद डिसाइड कर पाएँ कि हमारे लिए सही क्या और गलत क्या, ताकि इलेक्शंस के टाइम नेताओं को अपने रिपोर्ट कार्ड के बजाय हमें अपने देश से और हमें अपने धर्म से मोहब्बत ना सिखानी पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।